लेकिन जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य को भी सुन रहा था, उनके वरिष्ठ सदस्यों को भी और माननीय मंत्री जी को मैंने सुना है, और इस महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी है। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है और कहीं न कहीं आरक्षण हमारे पीडीए के आह्वान को और मजबूत कर रहा है। लेकिन जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को लेकर के भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है और बदलने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनके मान सम्मान के लिए कैसे रखेंगे? और अगर ये बात गलत है, अध्यक्ष महोदय, जिस पेरेंटल संगठन से आप निकले हैं, उसमें मान सम्मान के लिए संगठन में कितनी नारी हैं, ये बता दें आप। 21 जगह सरकारें हैं, 21 जगह यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिलाकर के और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 21 सरकारें इनकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके 21 स्टेट में जहां सरकारें उनके सहयोगी साथियों के साथ चल रही हैं, कितने मुख्यमंत्री इनके बने हुए हैं? कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई इनकी? जीरो। और जो दिल्ली की बनी हुई हैं, हालांकि वो हाफ चीफ मिनिस्टर हैं और वो भी महिला होने के नाते केवल हाफ चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं, अधिकार कहां हैं? एक चीफ मिनिस्टर के जो अधिकार होते हैं, एक स्टेट के जो अधिकार होते हैं, क्या आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास वो अधिकार है? तो जहां महिलाओं के पक्ष में है उनके आरक्षण के, वहीं हमारा सवाल ये भी है कि जल्दीबाजी क्यों है? आखिरकार महिला आरक्षण के नाम पर जल्दीबाजी क्यों है भाजपा के अंदर? सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है, और जनगणना को टालने का मतलब है कि जाति जनगणना को टालना चाहते हैं। और जाति जनगणना इसलिए टालना चाहते हैं क्योंकि वो आरक्षण का सवाल उठेगा। जो भाजपा उनके संगी साथी कभी भी देना नहीं चाहते हैं आरक्षण। भाजपा को यह भी अच्छी तरह याद है कि पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी है, मतलब महिलाएं भी पूरी की पूरी उसमें गिनती में आती। एक बड़ा चुनावी सच ये भी है कि भाजपा की चुनावी घपलेबाजी अब पूरी तरह से भंडाफोड़ हो गई है। जो एसआईआर आप लेकर के आए थे अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा एसआईआर। वो कहने को तो एसआईआर था, लेकिन सच्चाई में वो एनआरसी का रूप था। और एसआईआर के मामले में जिस तरीके से वोट काटने का काम शुरू हुआ, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने पीडीए प्रहारी और संगठन के लोगों को जिन्होंने वोट बचा लिया। जब पहली गिनती में हम लोग बचाने में कामयाब हो गए, तो अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 7 को लेकर के आई और फॉर्म 7 उन्होंने ऐसे बांटना शुरू किया, उस घपले को भी हम लोगों ने पकड़ लिया। और जब उस घपले को पकड़ा तो पता लगा फॉर्म 7 बंद हो गया उत्तर प्रदेश में। फॉर्म 7 से कोई वोट काटा नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, जो फॉर्म 7
काटने के लिए जिससे दस्तखत कराए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उस व्यक्ति को दस्तखत करना भी नहीं आता है। उन्होंने इज्जत घर को भी याद दिलाया, जिसको कभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये इज्जत घर होंगे। गांव गोद लिए गए, जाकर के सरकार देखे उन गांव को अनाथ अगर किसी ने छोड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है। हर महिला अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, लेकिन भाजपा की शिक्षा विरोधी सोच तो सरकारी स्कूल तक बंद करवा दे रही है। महिलाओं का दर्द क्या होता है, ये मेरठ के दुकानदारों के परिवार की महिलाओं की आंखों में आए आंसू भी बयां कर रहे हैं, और नोएडा की मजदूर और मेड के गले बयान भी कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बहस महिला आरक्षण पे कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे बिल्कुल बगल में 40,000 से ज्यादा लोग सड़कों पे मजदूर, महिलाएं सड़कों पर हैं, जहां से प्रभु श्री राम जो कभी हम लोगों ने स्क्रीन पे देखा था, वो चुन करके आए थे। वहां पर महिलाएं धरने पर बैठी हैं, और अगर ये धरने पर इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से उनके घर उजड़ रहे हैं। महिलाएं रो रो करके न्याय मांग रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय सरकार से कि अगर ये बिल इतना ही सही है तो इसे मेरठ नोएडा की पारिवारिक और कामगार महिलाओं के बीच बैठकर घोषित किया जाए कि उनके लिए इसमें क्या क्या होने जा रहा है। हम महिला आरक्षण के साथ हैं, पर उस भाजपाई चालबाजी के खिलाफ हैं जो एक साजिश के तहत की जा रही है। भाजपाई और उनके संगी साथी देश की सबसे बड़ी आबादी के वर्ग मतलब पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बारे में चुप्पी साधे बैठे हैं। अगर पिछड़ों की आबादी कम से कम अगर हम गिन लें कि 70%, 80% से ज्यादा है, अध्यक्ष महोदय अगर हम उनको 66% मान लें तो इनकी आबादी कम से कम पिछड़ों की 33% होगी, आधी आबादी की जनसंख्या, जिनके हक की बात तो है ही नहीं इसके अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि पिछड़े वर्ग की 33% महिलाएं, उनको हक देना नहीं चाहते ये लोग, हक उनका छीनना चाहते हैं। और फिर जो डिलिमिटेशन का साथ साथ लेकर के आए हैं, ये डिलिमिटेशन क्या है अध्यक्ष महोदय? ये डिलिमिटेशन है कि इलेक्टोरल मैप को बदल दें। हमारे पूर्व में कांग्रेस के सदस्य ने ठीक कहा है कि जब डिलिमिटेशन की बारी आई तो इन्होंने पूरी रणनीति बना करके कि किस तरीके से लोकसभाओं के क्षेत्र बनाए जाएं, क्षेत्र कैसे बने जिससे कि उन्हीं को पॉलिटिकल लाभ मिले, वो हम लोगों ने आसाम में भी देखा और जम्मू कश्मीर में भी देखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले जनगणना हो, और जनगणना जब आंकड़े सही आ जाएंगे अध्यक्ष महोदय, तब जाकर के डिलिमिटेशन ठीक होगा। और अगर आंकड़े ही ठीक नहीं हैं तो फिर आरक्षण कैसे ठीक होगा? क्योंकि आरक्षण का आधार ही हमारा जनसंख्या पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। एक जो हमें आशंका है कि जब आरक्षण होगा और डिलिमिटेशन होगा और जब संख्या बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश की संख्या विधानसभा की 500 से ऊपर होने जा रही है। और अगर 500 से ज्यादा होने जा रही है तो उसमें सरकार क्या विचार कर रही है? कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है जो हम महिला आरक्षण के बहाने उस षड्यंत्र को छिपा करके आगे बढ़ रहे हों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 120 सीटें तो लोकसभा की होने जा रही हैं और विधानसभा की सीटें
तो अगर 600 हो रही हैं, अगर 600 हो रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं अध्यक्ष महोदय उसमें भी कोई साजिश षड्यंत्र हो, जो षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो। और अगर षड्यंत्र रहेगा तो जैसे अयोध्या हारे आप, एक बार फिर उत्तर प्रदेश आप हार जाएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए, वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। तो अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी। ये महिलाओं को ज्यादा नहीं लड़ने देना चाहते हैं चुनाव। हमारी मांग होगी कि पहले सेंसस कराए, जनगणना कराई जाए, और अगर ये जनगणना नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पुराने बिल में जो हम लोगों ने बात देखी और रखी थी उस समय वो यही था कि जनगणना करा करके महिला आरक्षण बिल आएगा। लेकिन ये लोग 2011 का लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब इनकी पूरी तैयारी है कि कौन सा लोकसभा क्षेत्र कैसा होगा। इनके गुप्त लोगों ने वो कहीं ना कहीं नक्शा बना करके रखा होगा, जिसको आरक्षण पास होते ही, बिल पास होते ही लागू करने की कोशिश करेंगे। और जो और सुधार होने चाहिए महिलाओं के, जो सुधार होने चाहिए उन सुधारों पे इसमें बिल में कोई विशेष योजना या विशेष बात नहीं हो रही है। बिना उनके लिए लाभ पहुंचाए, सशक्तिकरण किए, शायद हम पूरा उनको हक नहीं दे पाएंगे। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे यही निवेदन और अपील करूंगा कि पिछड़ों को, माइनॉरिटी को, खासकर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। जो सेंसस से ये दूर भाग रहे हैं वो इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि जाति जनगणना की मांग उठेगी, और अगर जाति जनगणना की बात उठेगी तो आरक्षण की बात और उठेगी। हमें उम्मीद है कि हम लोगों की बात मान करके सरकार उस पर विचार जरूर करेगी। जब हम आरक्षण देना चाहते हैं तो बिना पिछड़ा, बिना मुसलमानों के शायद हमारा जो लक्ष्य है महिला आरक्षण का वो पूरा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।